बेटा आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, पेपरलेस ट्रेडिंग। कल हमने किया था डिपॉजिटरी सिस्टम, उसके पार्टिसिपेंट्स किए थे, बेनिफिट्स किए थे। एक क्विक रिकैप लें। कोई बताएगा डिपॉजिटरी सिस्टम क्या था? मैम इलेक्ट्रॉनिकली डिलीवरी ट्रांसफर करना जिसमें लेस पेपर वर्क होता है, सेटलमेंट का टाइम भी बहुत लेस होता है और इससे एलिमिनेट होता है ओल्ड सिस्टम जिसमें कि हमें पहले नोटिस देना पड़ता था, मतलब नोटिस देके रिजोल्यूशन पास होता था, फिर उसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होती थी, उसमें बहुत टाइम कंज्यूमिंग था वो। तो ये एलिमिनेट करता है ओल्ड सिस्टम को और इसके लिए लिक्विडिटी है वो भी बहुत ज्यादा होती है, लिक्विडिटी इंक्रीज हो जाती है। इसमें हमने पढ़ा था डीमटेरियलाइजेशन और रीमटेरियलाइजेशन। रितिका रुको रुको बेटा, रुको। कोई और बताएगा डीमेटेरियलाइजेशन और रीमेटेरियलाइजेशन क्या था? ऑनलाइन से ऑफलाइन करना डीमटेरियलाइजेशन और ऑफलाइन से ऑनलाइन करना डीमटेरियलाइजेशन। उल्टा बोला है। हाँ जी बच्चे, उल्टा बोल गए हो आप। रिपीट करो काजल, रिपीट करो, जो आपने बोला उसको रिपीट करो। मैम ऑनलाइन मोड में करना डीमटेरियलाइजेशन और ऑफलाइन मोड में डीमटेरियलाइजेशन। हाँ बिल्कुल, अब बिल्कुल ठीक है बच्चे। उसके बाद हमने बेनिफिट्स किए थे, कौन बताएगा? 2-4 बेनिफिट ऐसे ही बता दो। नहीं रितिका आप नहीं बताओगे, काजल आप भी नहीं बताओगे। हाँ आरती आप बताओ। गोल्डी रुको। हाँ जी आरती बोलो। मैम टाइम कम लगता है। हाँ और मैम रिस्क कम होता है। हाँ जी बिल्कुल। और मैम गलतियां कम होती है। जैसे कोई चीज का नाम लिखना, टाइपिंग करना, तो आपने बताया कोई भी चीज का नाम ने जिगजैग जैसा रेड रेड सा आ जाता है, कुछ गलती लिखते हैं तो बिल्कुल। हाँ जी और कुछ बताइए, क्योंकि हमने बहुत सारे इसके बेनिफिट्स किए थे। हाँ लगाना पड़ता है इसमें, होती है ब्रोकरेज कॉस्ट कम होती है। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा पॉइंट बताया। और बताओ बच्चे, बहुत सारे एडवांटेजेस किए थे इन्वेस्टर्स के, इशूअर कंपनी के, इंटरमीडियरीज, बैंक्स के और कैपिटल मार्केट के। और बताओ 1-2 पॉइंट जल्दी जल्दी, सिर्फ 2 पॉइंट और बता दो, चलो फिर आगे स्टार्ट कर रहे हैं। मैम जैसे कि बुक्स बंद होते ही जो शेयर्स को फिजिकल फॉर्म में बदलना इजी हो जाता है, ट्रांसफर करना जैसे। हाँ एग्जैक्टली हाँ जी वेरी गुड। चलो बच्चे आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। पेपरलेस ट्रेडिंग। ट्रेडिंग आपको पता है, सेल परचेज करना। यहाँ पे हम कंपनीज की बात कर रहे हैं तो हमने शेयर्स की, अपने स्टॉक की सेल परचेज करनी है। पेपरलेस जिसमें आप कोई भी डॉक्यूमेंट्री वर्क, हैंड रिटन वाला वर्क नहीं करोगे। तो पेपरलेस ट्रेडिंग, इसका जनरल मीनिंग देखा जाए तो शेयर्स में ट्रेडिंग करना जिसमें आप एक्चुअल के कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं बनाएंगे, सारा काम आपका टोटली ऑनलाइन होगा। अभी तक हमने डिपॉजिटरी किया। डिपॉजिटरी अपने आप में एक सिस्टम था, एक फर्म थी जिसके पास हम अपनी सिक्योरिटीज़ को सबमिट कराते थे, डिपॉजिट कराते थे और वहीं से विड्रॉ करते थे। यानी इन्वेस्टर वहीं पे कांटेक्ट करते थे। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट जो कि इंटरमीडियरीज थे या एजेंट थे, उनके थ्रू इन्वेस्टर उस डिपॉजिटरी सिस्टम को अप्रोच करते थे, उनको एक्सेस करते थे और वहाँ से सिक्योरिटीज़ को डिपॉजिट कराना और विड्रॉ करना काम था। वहाँ पे आप जितने भी डीलिंग कर रहे थे वो आपकी पेपरलेस डीलिंग थी। वही चीज़ अब यहाँ पे डिटेल में बताई गई है। पेपरलेस ट्रेडिंग जब आप अपने एक्चुअल शेयर सर्टिफिकेट को यूज़ नहीं कर रहे, बल्कि आप शेयर्स को भी खरीदते और बेचते टाइम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म को ही यूज़ कर रहे हो, वो आपकी कहलाएगी पेपरलेस ट्रेडिंग। इस तरह से जितने भी शेयर्स एडजस्ट किए जाएंगे, यानी कि जितने शेयर्स की भी आप सेल परचेज कर रहे हो जो कि आप डिपॉजिटरी के थ्रू करोगे, जितनी भी शेयर्स की ट्रेडिंग कर रहे हो वो आप डिपॉजिटरी के थ्रू करोगे, ये सारी आपकी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होगी। ना ही आपको शेयर सर्टिफिकेट अब फिर से कंपनी के पास डिपॉजिट कराना है, ना ही कंपनी अपने बिहाफ पे हैंडी कोई डॉक्यूमेंट बनाएगी जिसको हम न्यू शेयर सर्टिफिकेट कहते हैं। यहाँ पे शेयर सर्टिफिकेट बनाने का काम भी डिपॉजिटरी का है। अब वो शेयर सर्टिफिकेट हैंडी नहीं होंगे, वो फिजिकल फॉर्म में नहीं होंगे, वो कौन सी फॉर्म में होंगे? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में।
उसके बाद इसको हम स्क्रिप्टलेस ट्रेडिंग भी कहते हैं। स्क्रिप्टलेस ट्रेडिंग का मतलब होता है बच्चे, जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपने शेयर्स पे डिविडेंड, अगर आपके डिबेंचर्स हैं तो उन पे इंटरेस्ट, अगर आपको राइट शेयर्स मिल रहे हैं तो वो राइट्स, ये सारे आपके बेनिफिट्स आपको ऑनलाइन ही मिल जाते हैं। आपको सिर्फ अपना रिलेटिव नंबर देना होता है। आज मैं आपको वो नंबर भी बताऊंगी किस कोड से आप अपने शेयर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो। हम अपने शेयर्स को सिर्फ आइडेंटिफाई करेंगे, उनके ऊपर जो भी हमारे बेनिफिट्स हैं जैसे डिविडेंड हो गया, इंटरेस्ट हो गया, राइट शेयर्स हो गए, बोनस शेयर्स हो गए, ये सब ऑटोमेटिकली हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। हमें किसी भी डॉक्यूमेंट को शो करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसको हम कहते हैं स्क्रिप्टलेस ट्रेडिंग, यानी कि सिर्फ बेनिफिट्स उठाने के लिए जब मुझे किसी डॉक्यूमेंट को प्रेजेंट नहीं करना, वो ऑटोमेटिक मेरे अकाउंट में, मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे, तो उसको हम कहते हैं स्क्रिप्टलेस ट्रेडिंग। इसमें आपको एक बेनिफिट और है कि आप डीमेटीरियलाइज सिक्योरिटीज़ का यूज़ करते हैं, जिसको कल मैंने कहा था डीमेट अकाउंट ओपन करना। डीमेट यानी वही डीमेटीरियलाइजेशन, जिसमें आप अपनी फिजिकल सिक्योरिटीज़ को डिपॉजिटरी मोड में कन्वर्ट कर रहे हो, यानी ऑफलाइन से ऑनलाइन में कन्वर्ट कर रहे हो, उसको भी हम पेपरलेस ट्रेडिंग कह रहे हैं। इंडिया में सबसे पहले पेपरलेस ट्रेडिंग स्टार्ट हुई थी OTCEI से। OTCEI होता है ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया। ये इंडिया में 1995 के अराउंड स्टार्ट हुआ था। इस OTCEI में हम 1 डे की ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं, 1 ईयर की ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं। इस OTCEI में सेल परचेज करना बहुत ईजी होता है। आप नेक्स्ट ईयर OTCEI को डिटेल में भी पढ़ेंगे फाइनेंशियल मार्केट ऑपरेशंस में। जब OTCEI के थ्रू काम किया गया तो बहुत लिमिटेड था, क्योंकि इंडिया में ऑटोमेटेड ट्रेडिंग नहीं थी। इंडिया के इन्वेस्टर्स को भी इसके बारे में इतना नॉलेज नहीं था। उसके बाद जब OTCEI के थ्रू किया गया तो उसमें देखा कि ट्रांसपेरेंसी भी थी, बेनिफिट्स भी थे। आपके मार्केट में जितने भी इन्वेस्टर्स और कॉम्पिटिटर्स थे, इन सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी थी कि कोई भी कंपनी अपने शेयर्स को ईजिली मार्केट में सेल कर सकती है। लेकिन इन्वेस्टर्स को प्रॉपर नॉलेज ना होने की वजह से उन्होंने इसको ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं किया। उसके बाद डिपॉजिटरी सिस्टम आया, जिसके लिए डिपॉजिटरी एक्ट आया था 1996 में। उसके बाद से इंडिया में मोस्टली इन्वेस्टर्स डिपॉजिटरी सिस्टम के थ्रू ही ट्रांजैक्शंस करना पसंद करते हैं, चाहे वो आपकी सेल्स हो, परचेज हो या आपके शेयर्स का ट्रांसफ़र हो। ये सब अब आप ऑनलाइन मेथड से यानी डिपॉजिटरी मोड से करते हो। ऐसा करना बहुत इजी है, क्योंकि आपको फिजिकली जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ करनी होती थी अब वो नहीं करनी है। जितना रिस्क आपका पेपर वर्क के साथ था, अब आपका वो भी सारा एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप कर रहे हो पेपरलेस ट्रेडिंग, सारा काम आपका ऑनलाइन होगा। उसके बाद 1996 में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने भी डीमेट अकाउंट की बिजनेस करना स्टार्ट कर दिया। NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इंडिया में टोटल 11 स्टॉक एक्सचेंजेस हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज भी इंडिया का ही सबसे मेन ट्रेडिंग का एक एक्सचेंज है, जहाँ पे आप अपनी सिक्योरिटीज़ को ऑनलाइन मेथड में कभी भी खरीद सकते हो और बेच सकते हो। उसके बाद जब आपने 1996 में डिपॉजिटरी एक्ट बना दिया, उसी के साथ ही नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने भी डीमेट अकाउंट ओपन करने स्टार्ट कर दी और ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी, जिसमें हमने पेपरलेस ट्रेडिंग को स्टार्ट किया था। अगर हम प्रेजेंट एरा की बात करें, यानी कि आज के टाइम की बात करें, तो कोई भी इन्वेस्टर अगर ऑनलाइन मेथड से शेयर्स को परचेज करता है तो 2 डेज़ के अंदर अंदर उस परचेज करने वाले इन्वेस्टर के अकाउंट में वो शेयर्स अपने आप क्रेडिट हो जाएंगे। आपको कहीं भी नहीं जाना। आपको सिर्फ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट जो कि एजेंट्स थे, मिडलमैन्स थे, जो डिपॉजिटरी सिस्टम और इन्वेस्टर के बीच में कम्युनिकेट करा रहे थे, उन डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट की हेल्प से आपके अकाउंट में 2 डेज़ के अंदर अंदर वो शेयर्स ट्रांसफ़र हो जाएंगे। ठीक है बच्चे, क्लियर है? गर्ल्स, पेपरलेस ट्रेडिंग क्लियर है सबको? यस मैम। चलो फटाफट बताओ फिर 2 लाइन में। एनीवन प्लीज बच्चे 2 लाइन्स में जल्दी से बताइए पेपरलेस ट्रेडिंग क्या था।
इसमें ना मतलब पेपरलेस ट्रेडिंग वो ट्रेडिंग है जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर्स ट्रांसफर करते हैं। और इसमें कोई भी आपको हैंडी डॉक्यूमेंट नहीं बनाने, आपको फिजिकल फॉर्म में कोई भी डॉक्यूमेंट प्रिपेयर नहीं करना, सारे काम आपके ऑनलाइन होंगे, इसीलिए हम इसको पेपरलेस ट्रेडिंग कहते हैं। और इंडिया में सबसे पहले स्टार्ट हुआ था OTCI के थ्रू। आप अगर ज़्यादा नहीं याद रख सकते हो, OTCI भी नहीं याद रख सकते हो, तो सिर्फ आप डिपॉजिटरी का एक्ट याद रखो। 1996 में शुरू हुआ था डिपॉजिटरी सिस्टम भी, और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने भी डिपॉजिटरी सिस्टम को सपोर्ट किया और सारे इन्वेस्टर्स इसके थ्रू ट्रांजैक्शंस करने में बिलीव करने लगे। उसके बाद आपके पास आता है डिफरेंस बिटवीन डीमैट अकाउंट एंड फिजिकल शेयर। डीमैट आपको पता है ऑफलाइन से ऑनलाइन में कन्वर्ट कराना, और फिजिकल आपको पता है जो आपके हैंडी मूवमेंट है, इन्वेस्टर खुद कंपनी में अप्रोच करता है, उसको शेयर सर्टिफिकेट भी बना हुआ मिलता है। लेकिन ऑनलाइन में आपको ऐसा कुछ नहीं है जो कि डीमैट में था। अगर आप डीमेटेरियलाइज फॉर्म की बात करते हो और पेपर फॉर्म की बात करते हो तो आपके पास ज़्यादा सेफ है डीमेटेरियलाइज अकाउंट यानी डीमेट अकाउंट, जिसमें आपकी सिक्योरिटीज़ के लिए सर्टिफिकेट भी आपके इन्वेस्टर्स को ऑनलाइन दिया जाता है। जितने भी इन्वेस्टर्स जिन्होंने पहले फिजिकल फॉर्म में शेयर्स खरीदे हुए थे, अभी भी कुछ इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जिनको डर लगता है कि पता नहीं ऑनलाइन डीलिंग कैसी होती है। हम में से आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऑनलाइन शॉपिंग करने में डरते हैं, राइट ना बच्चे? ऐसे ही है ना, हमें लगता है कोई फ्रॉड ना हो जाए। तो सेम केस इन्वेस्टर्स के साथ भी है। ठीक है, उनके पास बहुत सारे पैसे हैं इन्वेस्ट करने को, लेकिन एक मिडलमैन भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है। आपने सुना होगा कि शेयर मार्केट में उछाल आ गया या मंदी आ गई, बड़ी नॉर्मल सी लैंग्वेज में जो मैं बता रही हूँ। अगर आप कहते हो उछाल आ गया तो इसका मतलब आपके शेयर्स का प्राइस बढ़ गया, आप कहते हो मुझे शेयर मार्केट में प्रॉफिट हो गया। अगर मंदी आ गई है मार्केट में तो आप क्या कहोगे कि शेयर्स की वैल्यू गिर गई है। इसका मतलब जिस कंपनी के शेयर्स आपने खरीदे हुए थे मार्केट में अब उनकी वैल्यू कम है, इसीलिए कोई सिंपल इन्वेस्टर बोलता है कि उसको लॉस हो गया। इसी डेफिशिएंसी की वजह से, इसी डर की वजह से बहुत सारे इन्वेस्टर्स अभी भी फिजिकल फॉर्मेट में ही अपने पास शेयर्स को रखे हुए हैं। लेकिन मेरी वॉइस कट हो रही है बच्चे, क्लियर नहीं आ रही है? क्लियर है मैम, उसका नेट इशू होगा। तो अभी मैंने आपसे बताया कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स डर की वजह से अभी भी अपने पास फिजिकल फॉर्मेट में सिक्योरिटीज़ को रख के बैठे हैं। लेकिन 1996 में जब से आपके पास आपके इंडिया में डिपॉजिटरी सिस्टम आया, सेम इंडिया में तो 96 में आया, लेकिन वर्ल्ड वाइड लेवल पे जितने भी इन्वेस्टर्स स्टॉक एक्सचेंज में डील कर रहे हैं उनके लिए मैंडेटरी कर दिया गया कि आप अपनी सिक्योरिटीज़ को डीमेटेरियलाइज फॉर्मेट में ही आप डील कर सकते हो। यानी कि वर्ल्ड वाइड ये चीज़ पहले से एग्जिस्ट करती है। इंडिया में 1996 में इसको इम्पोज किया गया जब डिपॉजिटरी एक्ट बनाया गया था। उसके बाद से सभी इन्वेस्टर्स के लिए कंपलसरी कर दिया गया कि आप अपनी सिक्योरिटीज़ को डीमेटेरियलाइज कराइए, तभी आप मार्केट में उनको खरीद और बेच सकते हो। डीमेट अकाउंट इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है शेयर्स का। इन्वेस्टर्स को एक ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना है, वो कैसे ओपन करेगा? किसी एजेंट के थ्रू। उस एजेंट को हमने क्या बोला था? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। जब आप किसी ब्रोकर के थ्रू शेयर्स को परचेज करते हो तो वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही आप परचेज करोगे। अब यहाँ पे इन्वेस्टर डायरेक्टली परचेज नहीं करेगा, कल मैंने आपसे बताया था, वो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट परचेज करेगा और वो आपके अकाउंट में उस पैसे को सबमिट कराएगा। यानी कि वो पार्टिसिपेंट इन्वेस्टर और डिपॉजिटरी सिस्टम के बीच में एक इंटरफेस की तरह काम कर रहे थे। अब आपने कौन सी सिक्योरिटीज़ ली हैं वो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? इसके लिए एक नंबर दिया जाएगा ISIN, दैट इज़ इंटरनेशनल सिक्योरिटीज़ आइडेंटिफिकेशन नंबर। मैंने आपको बताया था सिक्योरिटीज़ फंजिबल होती हैं डिपॉजिटरी सिस्टम में। इट मीन्स आप उनको एक्सचेंज कर सकते हो, इंटरचेंज कर सकते हो सिक्योरिटीज़ को। सिक्योरिटीज़ का कोई भी स्पेसिफाइड नंबर नहीं दिया जाता डिपॉजिटरी सिस्टम में। वो इसीलिए नहीं दिया जाता ताकि आप उनको फ्यूचर में ईजिली इंटरचेंज कर सको। इसके लिए आपको सिर्फ एक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाएगा जो आपको ये बताएगा आपने कौन सी कंपनी के शेयर्स लिए थे, कितने प्राइस वाले शेयर्स लिए थे, यानी कितने डिनोमिनेशन वाले शेयर्स लिए थे। जब आपका ब्रोकर यानी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट आपको ये नंबर देगा,
उसी के बेसिस पे आप आइडेंटिफाई करेंगे। इन्वेस्टर्स को सिर्फ अकाउंट स्टेटमेंट रिसीव करना है, जिसमें आपका ब्रोकर आपको ये बताएगा कि आपके सारे स्टॉक्स, यानी कि जिस जिस कंपनी के शेयर्स डिबेंचर्स आपने खरीदे हुए हैं उनका नंबर आपको बता दिया जाएगा, और आपके बिहाफ पे, यानी कि इन्वेस्टर के बिहाफ पे डिपॉजिटरी अकाउंट में वो ब्रोकर ही डील करेगा, इन्वेस्टर को डायरेक्टली डील नहीं करना। कल हमने एक डायग्राम किया था, उस डायग्राम में मैंने आपको बताया था जैसे म्यूचुअल फंड्स, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इन सब के थ्रू आप डिपॉजिटरी सिस्टम से डील करोगे, क्योंकि ये आपके मिडल मैन हैं। लेकिन अगर आप डायरेक्ट कोई अकाउंट ओपन कराते हो डिपॉजिटरी सिस्टम के साथ, तो आप सिर्फ अपने मिलने वाले बेनिफिट्स को रिसीव कर सकते हो, लेकिन आप ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकते। इसका एक सबसे बड़ा एडवांटेज, ये बहुत फास्ट है, क्योंकि फिजिकल फॉर्म में आपको टाइम लगता था, इलेक्ट्रॉनिक मोड में आपको टाइम नहीं लगता, आपको कोई पेपर्स नहीं कैरी करने, कोई सर्टिफिकेट्स नहीं बनाने, और इसी तरह से आपको कोई कन्फ्यूजन भी नहीं रहता है, क्योंकि ना ही आप किसी का नाम गलत डाल रहे हो, ना ही कोई एंट्री गलत कर रहे हो। फिजिकल फॉर्म की बात करें, सारा पेपर वर्क है। पहले जो शेयर्स परचेज किए जाते थे वो प्रिंटेड मैनर में होते थे, पेपर वर्क था, सर्टिफिकेट्स भी इन्वेस्टर को या तो मेल किए जाते थे, या फिर हमने पढ़ा था कि उनका पोस्टल एड्रेस लेके हम उन्हें पोस्ट कराते थे। तो वो शेयर सर्टिफिकेट इन्वेस्टर के पास एक सिंगल प्रूफ था कि आपने किसी कंपनी के शेयर्स लिए हुए हैं। अगर आपका शेयर सर्टिफिकेट गुम हो जाता है, फट जाता है, तो आपके पास कोई प्रूफ नहीं रहता। एक्सेप्शन केस था इसका, हमने पढ़ा था, आपके पास एक कॉल लेटर होता है। अगर आपके पास शेयर सर्टिफिकेट नहीं है, आप कंपनी की मीटिंग में पार्ट लेना चाहते हो, तो आप अपने कॉल नोटिस या कॉल लेटर को भी शो करके अपनी मेंबरशिप प्रूव कर सकते थे। अगर आपके पास वो भी नहीं है, तो फिजिकल मैनर में शेयर होल्डर कभी भी खुद को कंपनी का सदस्य नहीं बता पाते थे। ऑनलाइन मेथड में आप कहीं से भी किसी भी टाइम अपनी रिसिप्ट किसी को भी शो कर सकते हो। बच्चे क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। चलो, उसके बाद आता है डिपॉजिटरी प्रोसेस। फर्स्ट, आपको सिक्योरिटीज़ को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कराना है, उनको रजिस्टर कराना है। सेकंड, जब कोई इन्वेस्टर डिसाइड करेगा कि उसे इलेक्ट्रॉनिक मोड में कन्वर्ट कराना है, तो वो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास जाएगा, और पार्टिसिपेंट उसकी सिक्योरिटीज़ को, यानी कि उसको पहले ये ऑफर करेगा, अगर न्यू शेयर्स हैं, कोई न्यू सिक्योरिटीज इशू की जा रही हैं, तो ब्रोकर उसे बताएगा, ब्रोकर यानी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, वो उसे बताएगा कि आप किस तरह से सिक्योरिटीज़ को ऑनलाइन मेथड में कन्वर्ट कर सकते हो। तीसरा, आपका डीमेट अकाउंट ओपन किया जाएगा। बच्चे यहाँ तक क्लियर है सबको? गर्ल्स, यस मैम। डीमेट अकाउंट वगैरह ये सब पहले हो चुका है। आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको ऑप्शन चूज करनी है कि आप इलेक्ट्रॉनिक मोड से रजिस्टर कराना चाहते हैं। फिर आप डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को सिलेक्ट करेंगे, वो आपको सिक्योरिटीज़ की इन्फॉर्मेशन देगा, आपका डीमेट अकाउंट ओपन करेगा। उसके बाद वो आपको डीआरएफ देगा, डीआरएफ अभी बता देती हूँ, वो आपको डीआरएफ देगा। उसके बाद आपको कंपनी उस ब्रोकर के थ्रू एक ऑनलाइन सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा कि आप अपने सिक्योरिटीज़ को डीमेटेरियलाइज कराना चाहते हो और आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो गई है। जब आपको डिपॉजिटरी सिस्टम से कंफर्मेशन मिल जाएगा, उसके बाद ही डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट इन्वेस्टर के अकाउंट में सिक्योरिटीज़ को या शेयर्स को ट्रांसफ़र कर देगा। उसके बाद आपके पास जितने भी सिक्योरिटीज़ हैं, यानी इन्वेस्टर किसी भी समय अपनी डिपॉजिटरी वाली सिक्योरिटीज़ को फिजिकल मोड में कन्वर्ट करा सकता है, जिसको हमने रीमेटीरियलाइजेशन बोला था। तो अब हमने बात की थी यहाँ पे डीआरएफ की, डिपॉजिटरी रिक्वेस्ट फॉर्म। डीआरएफ डिपॉजिटरी रिक्वेस्ट फॉर्म, जिसमें कोई इन्वेस्टर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के थ्रू डिपॉजिटरी सिस्टम को रिक्वेस्ट करता है कि वो अपने सिक्योरिटीज़ को डीमेटीरियलाइज कराना चाहता है, यानी कि ऑनलाइन उनको रजिस्टर कराना चाहता है। जब तक ये एप्लीकेशन अप्रूव नहीं हो जाता, तब तक कोई इन्वेस्टर इलेक्ट्रॉनिकली ट्रेडिंग नहीं कर सकता। जिस दिन से रजिस्टर हो जाती हैं या उसकी ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाएगी, तभी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट इन्वेस्टर्स के अकाउंट में शेयर्स को क्रेडिट करेगा। बच्चे क्लियर है यहाँ तक? गर्ल्स क्लियर है? यस मैम। ओके, अब सिर्फ 2 टॉपिक छोटे छोटे और चैप्टर फिनिश।
नेक्स्ट आपके पास आता है नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। कल मैंने आपसे बताया था इंडिया में 2 डिपॉजिटरी लिमिटेड है, 2 डिपॉजिटरीज है, पहला नेशनल और दूसरा सेंट्रल। नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड आपका क्या करता है, ये इंडिया का पहला डिपॉजिटरी सिस्टम है, पहली डिपॉजिटरी कंपनी है। 1996 में ही एस्टैब्लिश हुआ था, क्योंकि इंडिया में डिपॉजिटरी एक्ट कब आया था, 1996 में ही आया था। इसको प्रमोट कौन करता है, IDBI, UTI, NSE। बच्चे आपकी बुक में किसी किसी बुक में HDFC भी दिया होगा, HDFC ने इसको भी सपोर्ट किया था, HDFC ने सेंट्रल डिपॉजिटरी को भी प्रमोट किया था, और HDFC ने ही एक और कॉरपोरेशन अभी कराऊंगी उसको भी सपोर्ट किया था। तो कंफ्यूज मत होना, ज़्यादा नहीं याद रख सकते हो तो सिर्फ IDBI और UTI और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इन तीनों के सपोर्ट से बना था। अब कोई भी कंपनी है तो आपको पता है कंपनी हमेशा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसको चलाते हैं, तो सेम नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड एक कंपनी है जिसको 1996 में बनाया गया था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इसको चलाते हैं और इसको चलाने के लिए इनके अपने रूल्स रेगुलेशंस हैं। ये डिपॉजिटरी क्या क्या काम करता है, वही सिक्योरिटीज़ को डिपॉजिट कराना, विड्रॉ कराने के हेल्प करता है, यानी कि रीमेटेरियलाइज और डीमेटेरियलाइज में आपकी हेल्प करता है। इन्वेस्टर्स की होल्डिंग को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखने में हेल्प करता है, आपके मिडल मैन की हेल्प करता है, इशूइंग कंपनी की हेल्प करता है, सिक्योरिटीज़ के सेटलमेंट में आपकी हेल्प करता है, ट्रेडिंग के टाइम को कम करने में हेल्प करता है, शेयर सर्टिफिकेट आपको ऑनलाइन बनाने में आपको कोई भी पेपर वर्क नहीं करना। उसके बाद आप डीमेटेरियलाइज सिक्योरिटीज़ के बेसिस पे बैंक से ईजिली लोन ले सकते थे, स्टॉक की लैंडिंग बोरोइंग ईजी हो गई। अगर आप किसी इन्वेस्टर को टाइमली उसके शेयर्स कन्वर्ट नहीं कर रहे हो तो इसके लिए जो नॉन रिसिप्ट का केस था, अगर आप डिपॉजिटरी मोड में करा रहे हो तो डिपॉजिटरी यानी ऑनलाइन मेथड से ही आप अपने इकोनॉमिक बेनिफिट्स के रिगार्डिंग भी कंप्लेंट कर सकते हो। उसके बाद आपका जो NSDL है, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, ये आपका VSET से लिंक है, यानी कि ऐसे टर्मिनल्स जो छोटे छोटे कंपनी को भी ऑप्शन देते हैं कि अपने सिक्योरिटीज़ को आप ऑनलाइन ट्रांसफ़र करा सकते हो। प्रेजेंट टाइम में NSDL और VSET को कंबाइन कर दिया गया है और इनका नया नाम रखा गया है NEST, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक सेटलमेंट एंड ट्रांसफ़र, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक सेटलमेंट एंड ट्रांसफ़र, जो कि NSDL और VSET के कॉम्बिनेशन से बनाया गया है। उसके बाद एक और कंपनी आई इंडिया में, स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये स्टॉक होल्डिंग कंपनी अपने बोर्ड के थ्रू मैनेज कंपनी थी, बोर्ड यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इनका काम था कि जितनी भी आप ट्रेडिंग करना चाहते हो वो आपकी फुल्ली कंप्यूटराइज होनी चाहिए, पेपर वर्क को टोटली एलिमिनेट कर दिया गया। ये कॉरपोरेशन जब ऑनलाइन ट्रेडिंग कर रही थी तो इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक बुक एंट्री सिस्टम को अडॉप्ट किया, स्क्रिप्टलेस ट्रेडिंग की, यानी कि आपको डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए इकोनॉमिक बेनिफिट्स के लिए, आप सिर्फ ऑनलाइन मेथड से कर सकते हो। इमोबिलाइजेशन किया, इमोबिलाइजेशन यानी कि सिक्योरिटीज़ को मूव नहीं करना आपको। फिर आपने डीमेटेरियलाइजेशन के लिए हेल्प किया। ये कॉरपोरेशन जब बना था तो इन्होंने कस्टोडियल सर्विसेज दी थी। कस्टोडियल सर्विसेज का मतलब डिपॉजिटरी सिस्टम की तरह सिक्योरिटीज़ को अपने पास सेफ मैनर में रखना। फुल्ली ऑटोमेटेड सर्विसेज आपको प्रोवाइड की गई ताकि आप अपने सेटलमेंट इजीली कर सके, ट्रांसफ़र इजीली कर सके, सिक्योरिटीज़ को डिपॉजिटरी सिस्टम में इजीली आप मेंटेन कर सकते हो। ये कंपनी स्पेशली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को अपनी सर्विस देती है। ये जो SHCIL है, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को अपनी सर्विसेज देती है। ये क्या क्या सर्विसेज देगी, रजिस्ट्रेशन ऑफ इन्वेस्टर्स, ट्रांसफरिंग प्रोसेस, डिपॉजिटरी सर्विसेज, ऑडिट्स, ऑक्शंस, बेनिफिट्स, ऑनलाइन ट्रेडिंग फैसिलिटीज़। ठीक है बच्चे, यहाँ तक क्लियर है सबको? यस मैम। ये कब बनी थी? इंडिया में डिपॉजिटरी 1996 में आया था। ये कंपनी आपकी 1986 में इस्टेब्लिश हुई थी, यानी कि ये डिपॉजिटरी सिस्टम से भी पहले से काम कर रही है। ये कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग एस्टैब्लिश हुई थी, लेकिन जब ये बनी थी तो ये 1986 में, यानी डिपॉजिटरी से भी 10 ईयर्स पहले ये बन चुकी थी। उसके बाद इसकी कैपिटल मुझे पता है आप नहीं याद रख सकते, उसको छोड़ देना। उसके बाद कुछ इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जिनको ये सर्विसेज देता है उनके कॉम्बिनेशन से बना हुआ है, यानी कि इनके कैपिटल को किस किस ने लिया हुआ है,
LIC, GIC, UTI, IDBI, IFCI और ICICI। उसके बाद इन्वेस्टर्स को एडुकेट करने की ज़रूरत है। अगर इन्वेस्टर्स को ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस की नॉलेज नहीं है तो कोई भी उनको बेवकूफ़ बना के उनकी ट्रांजैक्शंस को गलत तरीके से कर सकता है, उनको मैनिपुलेट कर सकता है। तो प्रेजेंट टाइमिंग्स में हर इन्वेस्टर को एडुकेट होना ज़रूरी है। एडुकेटेड इन्वेस्टर ही प्रोटेक्टेड इन्वेस्टर होता है। बच्चे दैट्स ऑल फॉर पेपरलेस ट्रेडिंग। यहाँ पे आपका ख़त्म होता है। अब आपके इस यूनिट में, पूरे यूनिट में जो भी आपके डाउट्स हैं, ये फर्स्ट यूनिट में आएगा आपका चैप्टर। तो फर्स्ट यूनिट के आपके जितने भी डाउट्स हैं वो आप कल लेके आएंगे।